राजनीति से इतर चर्चा न्यायालय की ओर। 2 मुद्दे हैं, एक शर्जील इमाम और दूसरा विक्रमजीत सिंह मजीठिया। एक पंजाब के और एक जेएनयू के छात्र हैं। बड़े नाम है विक्रमजीत सिंह मजीठिया, राजनीतिक परिवार से आते हैं। क्या चल रहा है ये सब जानेंगे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। आज फिर अम्बेडकर नामा में जेपी सिंह साहब हैं और दोनों मुद्दे पर उनकी नजर है। जब सीएनआरसी जब प्रोटेस्ट हुआ था, कई नाम चर्चा में आए थे उस समय। उसमें से एक नाम शर्जील इमाम का था। उस पर आरोप तय कर दिया गया है कल कोर्ट के द्वारा। क्या है पूरा मामला, उसके बाद पंजाब चलेंगे, पंजाब में क्या मामला है, दोनों मुद्दों पर राय जानेंगे जेपी सिंह साहब की। सर, स्वागत है अम्बेडकर नामा में। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। आपने लेख लिखा है, मैंने पढ़ा, शर्जील इमाम पे। जी देखिए, क्या थोड़ा सा विस्तार से समझा दीजिए सर। जी देखिए, जब ये सीएए और एनआरसी का आंदोलन चला था जी तो जामिया मिलिया में भी लड़कों ने प्रदर्शन किया था, वहां भाषण हुआ था, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी भाषण हुआ था, उसमें शर्जील इमाम ने भागीदारी की थी। जी उस पर सरकार ने उनके खिलाफ राजद्रोह, देशद्रोह 124 आपके सीआरपीसी देशद्रोह की धारा है, और 153 दो अलग समूहों में धर्म के आधार पर विद्वेष को बढ़ावा देने 153 बी 505 और यूएपीए की धारा 13 गैर कानूनी गतिविधि के लिए सजा का एफआईआर कराया था। जी इसमें काफी दिन से ये मामला चल रहा था और ये चार्जशीट भी पुलिस ने दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस दोनों मामलों को देख रही है। तो ये जब चार्जशीट दाखिल हुई थी तो दिल्ली पुलिस है या संभवतः एनआईए है, तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा था। कोई मुकदमा जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होता, आरोप तय नहीं होते, तब तक कोई मुकदमे की कार्रवाई आगे सुनवाई के लिए नहीं होती। प्रारंभिक सुनवाई होती रहती है, लेकिन विधिवत सुनवाई केस की तभी होती है आपराधिक मामलों में जब चार्ज जो है वो फ्रेम कर दिया जाता है, मतलब आरोप तय कर दिया जाता है कि आपके ऊपर क्या क्या आरोप है। तो वो आरोप को दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली के जो है आपके सत्र न्यायाधीश हैं अमिताभ रावत साहब, उन्होंने जो है ये क्या कहते हैं, कल आरोप जो है ये इनके ऊपर तय कर दिया, मतलब चार्ज फ्रेम कर दिया। यही नहीं, उन्होंने इन दोनों मामलों में नियमित जमानत का प्रार्थना पत्र दिया था, उसको भी जो है वो रावत साहब की अदालत ने खारिज कर दिया। कहा कि ये जमानत के योग्य मामला नहीं है। अब उनके ऊपर इन धाराओं में विधिवत मुकदमा चलेगा शर्जील इमाम पर। तो अब उसमें दोनों पक्षों की बहस हुई। सरकारी पक्ष ने कहा कि इन्होंने देशद्रोह किया है, इन्होंने जो है यूएपीए के तहत अपराध किया है। बचाव पक्ष ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ये माना कि नहीं, ये आरोप जो है, जो एफआईआर और जो चार्जशीट है उसमें इतनी सामग्री है कि आरोप तय किया जा सकता है। तो आरोप तय हुआ, मुकदमा चलेगा। तो क्या होगा आगे सब इसमें? अब आगे तो दोनों गवाहियां गुजरेंगी, वो अपने डिफेंस में देंगे। अब ये तो जो है जब बहस होगी तब ये पता चलेगा, और जब ये गवाह आएंगे तब ये पता चलेगा कि जो धाराएं इन्होंने लगाई हैं। देखिए, आप अगर कानून का बेयर एक्ट भी पढ़ेंगे, यूएपीए का बेयर एक्ट पढ़ेंगे, आईपीसी का बेयर एक्ट पढ़ेंगे, तो बेयर एक्ट में जो है उसमें लिखा रहता है कि ये इंग्रेडिएंट होगा तो ये धारा लगेगी। अब ये कोर्ट को देखना है कि वो इंग्रेडिएंट, वो तत्व जो आरोप लगाए गए हैं उसका है कि नहीं। इसीलिए आप देखते होंगे कि मुकदमा चलता है तो कई धाराओं को कोर्ट जो है खत्म कर देती है, किसी एक धारा में सजा कर देती है, 2 धारा में सजा कर देती है, लगा रहता है। अब ये हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए इसमें ये अभी से नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। लेकिन जिस तरह से ये सब धाराएं लगाई गई हैं और जिस तरह से अभी तक कोर्ट के जजमेंट इस बीच में सब आ रहे हैं, जब से रमन्ना साहब चीफ जस्टिस बने हैं तब से थोड़ा रैशनल हो गया है कोर्ट। एक तरफा मामला नहीं कि राजद्रोह का आपने लगा दिया और कोर्ट ने मान लिया। तो इसको अदालत में प्रूव करना प्रोसिक्यूशन के लिए काफी कठिन होने वाला है। ये आसानी से जो है वो
कहीं भाषण देने से जो है इतनी इतनी धाराएं लगना, है ना, इसको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि हाँ आपने जो है जो धाराएं लगाई हैं वो सही है या आपने जबरदस्ती लगा दी है, फर्जी फंसाने लगा दी है। अब ये अदालत में गवाही जब गुजरेगी तब तय होगा सर। तो वो भाषण जो उन्होंने दिया था जामिया में या अलीगढ़ में, जी उसका तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो होगा। वीडियो तो जी आजकल तो हर जगह। जी 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 जी। तो अब कोर्ट तो रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग में भी मान लिया दिखाया जाएगा तो देखा जाएगा कि डिस्टॉर्टेड वर्जन तो नहीं है, कहीं का कहीं झूठा तो नहीं है। आजकल तो भाई इतना ज्यादा जो है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया आगे बढ़ गई है कि जी। कितनी चीजें जो है वो क्या कहते हैं कंप्यूटर पर बैठ के ही फ्रेम कर दी जा रही हैं। हम्म हम्म इसलिए हम्म जाएगा वो उसका टेस्ट होगा, बकायदे उसका फोरेंसिक टेस्ट होगा। उसमें शरजील इमाम को भी मौका मिलेगा उसका फोरेंसिक टेस्ट कराने का अपने बचाव में। एक हम्म तरफा मामला तो अदालत में होता नहीं, दो तरफा मामला होता है। डिफेंस हम्म को भी उतना ही बचाव का मौका दिया जाता है। और हम्म अगर जज साहब जुडिस हुए सुनने वाले तो ये मामला फिर हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहां से आदेश होता है कि नहीं इनको प्रॉपर। देखिए, भारतीय न्याय प्रणाली में जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी या अंग्रेजी पद्धति पर आधारित है, ये प्रणाली ये है कि आपने किसी पर कोई मुकदमा दाखिल किया, मुकदमा दाखिल मतलब एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद अगर आपराधिक मामला है और पुलिस ने संज्ञान लिया है तो उसमें अभियोजन पक्ष यानी सरकार ही जो है आपके ऊपर मुकदमा चलाती है। और हम्म कोर्ट मान के चलती है कि आप जब तक आपके ऊपर दोष सिद्ध ना हो तब तक आप निरपराध हैं। हम्म ये सुनवाई का प्रॉपर मौका दिया जाना इस कानून, इसमें ये नहीं है कि आप सिद्ध कीजिए कि आपने अपराध नहीं किया, इसमें अभियोजन को सिद्ध करना है कि आपने अपराध किया है। तो उसमें उसमें जो है एक मैंने पढ़ा कि उसमें वो कह रहे हैं कि उनका भाषण जो है सलाम वालेकुम करके शुरू हो रहा था, खाली मुसलमान को एड्रेस था। ऐसा ऐसा भी कुछ आर्गुमेंट हुआ उसमें। अब ये सब तो जो है वो मतलब सियर बेवकूफी कहेंगे, मतलब एकदम समझिए डर मूर्खता है। आपसे बता दें, कोई मुसलमान होगा तो वो उसने जो है सलाम वालेकुम कर लिया तो क्या हुआ। यहाँ जय श्री राम करके नहीं पार्लियामेंट चलता, हाँ यहाँ तो पार्लियामेंट में होता है जय श्री राम, और थोड़ी होता है कि नमस्कार। आखिर वहां ईसाई भी हैं, वहां आपके क्या कहते हैं मतलब मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, सत श्री अकाल तो नहीं होता, जय हम्म श्री राम होता है। लीला और है। आप लीला ही नहीं है, ये देखिए ये करते क्या है, इन्होंने जय श्री राम, वंदे मातरम, इस तरह की चीजों को हिंदुत्व और अपने विचारधारा से जोड़ करके ये इस तरह इसको प्रोजेक्ट करते हैं कि जो नहीं बोलेगा वो देशद्रोही है। अरे भाई, मुस्लिम धर्म का है वो मुस्लिम धर्म का बोलेगा, जो बौद्ध धर्म मानता है वो बौद्ध धर्म का बोलेगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है। हम्म। जब धर्म की आजादी है तो सभी की मान्यता है। जी। तो उन्हें उर्दू में बोलेगा तो सलाम वालेकुम ही बोलेगा। अब तो मान जी। लीजिए कि यहाँ भारतवर्ष में अभी भी मुसलमान मान लीजिए कि अपना अरबी फारसी नाम रख ले रहे हैं, उर्दू नाम रख रहे हैं। लेकिन आपके पाकिस्तान में तो वहां के हिंदू अब जो है वो क्या कहते हैं मुस्लिम नाम रख रहे हैं, मैंने उर्दू अच्छा। का नाम। दानिश कनौरिया क्रिकेटर है, हिंदू है, तो हम्म दानिश कनौरिया, कनौरिया बाई कास्ट है और दानिश जो है उसका जो है उसने अपना नाम रखा है। आप अपना नाम उर्दू में रख लें तो आप क्या हो जाएगा, मैं जेपी सिंह अगर उर्दू में जेपी सिंह हो जाता तो क्या हो जाता, आपसे बता जी जी जी। दें नाम। या अंग्रेजी में लोग तमाम जो है वो जो पुकार का नाम है वो अंग्रेजी जो है कि निक नेम्स अंग्रेजी में रख लेते हैं। हम्म। जो है वो हिलेरी क्लिंटन थी, उनके लड़कियों के नाम पर कितने लोगों ने जो है वो अपने जो है लड़कियां उस समय हुई तो उन्होंने नाम रख लिया, डेजी नाम रख लिया। तो डेजी क्या है, हिंदू नाम है। लेकिन हम्म उसे इशू बनाना है तो जो मन करे आप करिए। हम्म। क्योंकि राम प्रसाद, राम नारायण जो है कृष्ण प्रसाद ही नाम हो तभी नाम चलेगा। हम्म। आप ये एक बताइए। तरह का तानाशाही है। भाई ये तानाशाही नहीं, ये एक प्रकार से आपको उत्पीड़ित करने का औजार है कि हम हाँ। आपको जलील करेंगे जो आपके नाम को लेकर के, जी जी जी। हम आपको आपके नाम को लेकर के जलील करेंगे। अब आजकल आधुनिक नाम लड़कियों का कायरा और मायरा चल रहा है। हम्म। अब कायरा और सुनने में जो है वो कायरा और मायरा, कियारा, ये सुनने में लग रहा है कि पाकिस्तानी नाम है। कितने हाँ। हिंदू का नाम इकबाल बहादुर सिंह है, इकबाल बहादुर सिंह है, तो इकबाल शब्द जो है मुस्लिम नाम है कि हिंदू उर्दू नाम है कि हिंदू नाम है, आप बताइए हमको। अब एकदम फौजदार सिंह। फौजदार सिंह, अब समीर नाम है। हाँ। समीर इतना कॉमन है, आपसे बता रहे मुस्लिम में भी और हिंदू में भी।
जी 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 समीर दाऊद बानखेड़े हैं और समीर समीर बानखेड़े हैं, दोनों मतलब एक में हिंदू बन गए, एक में मुस्लिम बन गए। तो जी समीर नाम आप बताइए साहब। जी। नहीं अनजान एक फिल्म के जो है वो क्या कहते हैं गीतकार थे, उनका लड़का समीर अनजान है। तो समीर जी वो मुस्लिम है तो समीर नाम है, तो क्या हुआ फिर आपसे बताने। ये सब चीजें मतलब एक जबरदस्ती अपनी पिच पर आपको ला के आपको जलील करना है और आपसे लड़ना है। क्यों? क्योंकि बहुमत हमारे पास। हम्म। हाँ, हम आपको कार्नर करेंगे। आपसे बता कैसे कार्नर करेंगे, इसके लिए तमाम तरीके हैं। आपकी यस। पैदाइश को लेकर कार्नर करेंगे, आपकी रिश्तेदारी को लेकर कार्नर करेंगे, आपकी बोली भाषा को लेकर कार्नर करेंगे। आपको सर याद होगा कि आज की डेट में जो भारतवर्ष का कायस्थ समुदाय है, वो ब्राह्मणों से भी बड़ा ब्राह्मण है। जबकि शुरुआती दौर में ब्राह्मण और कायस्थ यही दो पढ़े लिखे लोग थे। तो हम्म ब्राह्मणों को था कि कायस्थ कहीं उनकी जगह न ले लें, उन्होंने कायस्थों को शूद्र घोषित कर दिया था। हम्म। कायस्थों को कहा था कि ये तो मुसलमान है, इनका आचार विचार मुसलमान है। आज जो मंगल बृहस्पति ये सब चीजें जो समाज में व्याप्त हो गई हैं कि इस दिन मटन न खाओ तो इस दिन नॉन वेज न खाओ, ये सब इसका पालन जितना कायस्थ कर रहा है उतना शायद ही कोई कर रहा हो। हम्म। तो उनको ब्राह्मण बनने की होड़ में लगे हुए हैं, कैसे हम फिर से ब्राह्मण बन जाए। हाँ, उसमें दो जजमेंट है, कलकत्ता हाई कोर्ट का और इलाहाबाद हाई कोर्ट का। कलकत्ता कि हाई कोर्ट कह रहा है कि शूद्र है, कायस्थ, और इलाहाबाद कह रहे हैं ब्राह्मण है। मैं इतिहास में पढ़ाता हूँ ये वाला टॉपिक। आप तो पढ़ाते हैं, आपको हम एक जानकारी दे दें कि जी चित्रगुप्त जो है जब ये सुप्तावस्था में चले गए थे ब्रह्मा जी, और जब जी उनकी आंख, तो चित्रगुप्त वहां उनके शरीर के जो है पसीने से या कैसे पैदा हुए थे। तो ब्रह्मा जी जी को आप मानते हो वही चित्रगुप्त हैं। जी 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 और ब्रह्मा जी के ही पुत्र जो मनु और शत्रुपा से जो है हम सब लोग हैं, हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं। जी। ऐसा एकदम गड्ढ है कि आप अगर तर्क से जो है इस बात को समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो इसे भाग जाएंगे मैदान छोड़ के। तो ये जो है, कोर्ट कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को एंटरटेन किया है कि अस्सलाम वालेकुम कह के एड्रेस किया था। उन्होंने चार्जशीट दी है। क्योंकि देखिए जब चार्जशीट वगैरह दाखिल होती है तो जो बिल्कुल लोअर जुडिशियर है ना, उसके सामने कई धर्म संकट है। जी। एक तो मान लीजिए वो सांप्रदायिक माइंडसेट का जो है जज हो सकता है। हम्म दूसरा, डरते रहते हैं कि अगर हमने कोई लीनियंसी दिखाई तो हाई कोर्ट हमारे ऊपर चढ़ बैठेगा, हमारे ऊपर इंक्वायरी करा देगा। कोई भी जो लोअर कोर्ट का जज है वो स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर पा रहा है। इस हम्म। तरह का सिस्टम बना हुआ है कि एक बार हाई कोर्ट के जज पर सुप्रीम कोर्ट के जज की हेडमास्टरी चले या ना चले, लेकिन हाई कोर्ट के जज की लोअर जुडिशरी पर खूब जो है हेडमास्टरी चलती है। और हम्म। जुडिशरी का करेक्टर रोल जो है हाई कोर्ट का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जज लिखता है। हर जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव जज, हाई कोर्ट के जितने जज हैं उनमें सारे जिले बांटे गए हैं। और उनका जो है आपका जो करेक्टर रोल है वो लिखते हैं। करेक्टर रोल में के नाम पर वो समझिए कि जजों को इतना ब्लैकमेल करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो सिफारिश करते हैं जज से कि इस मामले में आप ऐसा निर्णय करो, और अगर जज साहब ने ईमानदारी से निर्णय किया, जज साहब की बात नहीं मानी, तो उनका करेक्टर रोल खराब हो जाता है। करेक्टर रोल खराब होने का मतलब कि आगे उनका प्रमोशन का राह अवरुद्ध हो जाता है। अगर कोई मेरिट वाला जज मान लीजिए कि लोअर कोर्ट में है, आपके लोअर कोर्ट के सत्र न्यायालय में कोई मेरिट वाला जज है, और हाई कोर्ट के जज साहब उसके ऊपर नाराज हो गए किसी वजह से, जाति की वजह से, धर्म की वजह से, उसके विद्वतापूर्ण जजमेंट की वजह से, या उसका जो है गलत बात ना मानने की वजह से, तो उसका करेक्टर रोल खराब कर देते हैं। करेक्टर रोल खराब कर देंगे तो वो कभी भी जज जो है जो हाई कोर्ट जाना डिजर्व करता है वो हाई कोर्ट जा ही नहीं पाता। हम्म। देश में लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट जज थे राजेंद्र सिंह, और गायत्री प्रजापति की जमानत एक रिटायर हो रहे जज ने मंजूर कर दी थी। लेकिन इस तरह प्रोजेक्ट किया गया कि गायत्री प्रजापति की जमानत राजेंद्र सिंह ने की, उनकी फाइल क्लियर हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में आईबी से। ये जो श्री नारायण मिश्रा जो जज जो आपका क्या कहते हैं प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट में जिसके ऊपर सीबीआई ने किया है, इसने आप समझिए कि ये लोग अब आईबी आईबी का एक बाबू टाइप का आदमी रहता है, इंस्पेक्टर रैंक का, उसको बुला के जज साहब जो कह देते हैं वो रिपोर्ट लगा देता है। आईबी की रिपोर्ट की सत्यता को जांचने का जो है कोई सिस्टम नहीं है। वो सीताराम केसरी है, न खाता न भाई, सीताराम केसरी का है सही। नतीजा है कि करेक्टर खराब हो जाता है और बाद में जब क्लियर होता है तब तक उसका जो है नाम जो है बाईपास हो जाता जी 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 है। आप समझिए राजेंद्र सिंह जिनके साथ श्री नारायण शुक्ला ने जो है वो समझ लीजिए कि खेल कर दिया था, और उनका नाम अंतिम में जाते जाते कट गया। और फिर जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भैया हमने नहीं दूसरे ने किया, तब तक इतना समय निकल गया
क्लियर होते होते कि उनका जो है वो नाम जो है हाई कोर्ट में जा ही नहीं पाया। जी जी जी। तो अब क्या करेंगे इसको? तो इसलिए नहीं जो है सही ना कह वो रहे हैं। का खेल है, आप समझ लीजिए आप सरकार। तो जज साहब नहीं। क्या करें? साहब अगर सही निर्णय दें और हाई कोर्ट ऊपर से रगड़ने लगे तो क्या करेंगे वो? हम्म। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बिंदल साहब आए हैं कलकत्ता हाई कोर्ट से, उनके बारे में आम धारणा है कि इनकी लीनियंसी है बीजेपी के प्रति, संघ के प्रति। अब ऐसे में हम्म। जो है आपका इसी तरह दिल्ली में पटेल साहब हैं, पटेल साहब गुजरात कैडर के हैं, तो हम्म। घोषित है जुडिशरी में और वकालत के सर्टिफिकेट में कि पटेल साहब की लीनियंसी बीजेपी और संघ के प्रति है। तो पटेल साहब के यहाँ जो उनका जो उनके जो मातहत जो क्या कहते हैं लोअर कोर्ट में जो जुडिशरी है, वो कैसे उनके खिलाफ जा सकती? हम्म। तो वो मतलब वो कहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी डर भी है ना कि मतलब हमने कोई लीनियंसी किया, चलो मुकदमा चलने तो देखा जाएगा। हमने तो मुकदमा कायम करा दिया ना, हम्म। मुकदमा कायम करा दिया, आरोप तय कर दिए, अब सुनवाई होगी देखा जाएगा। और हो सकता है कि पूरी सुनवाई के दौरान ये रावत साहब हट जाए, कोई और आ जाए जज हम्म। साहब। गलते भी तो रहते हैं, कोई ये तो है नहीं कि इन्होंने सुन रहा है तो वे ही सुनेंगे। हम्म। दूसरे दूसरी कोर्ट में भी जो है मामला जा सकता है, दूसरे जज के यहाँ भी मामला जा सकता है। हम्म। अब बताइए 13 दिसंबर 19 का मामला है, एक 16 दिसंबर 19 का मामला है, और अभी चल रहा है 22, अब जाके 4 फ्रेम हो रहा है। और आप समझिए कि 20 से 2020 से एनआरसी और सीए ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जिस हम्म। एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन था और ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अभी मई में सरकार ने जो है वो क्या कहते हैं लोकसभा में बताया है, गृह मंत्रालय ने, कि अभी एनआरसी जो है लागू करने का जो है फिलहाल कोई इरादा नहीं है। सीए पहले से ही है कि उसकी नियमावली बनेगी तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा। मतलब इन्होंने उसको पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, लेकिन जो देश भर में विरोध हुआ और तमाम राज्यों में जो बिहार का चुनाव हुआ, उसके बाद बंगाल का चुनाव हुआ, इनकी हिम्मत नहीं पड़ी उसको परसू करने की, उस पर आगे बढ़ने की। ये जैसे इस धारा 370 था, हटाने का मामला, और सीए, ये सब पॉलिटिकल स्टंट था। पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं था, ये था है तो उनके एजेंडे में। हम्म। उसी तरह से 370 हटाना है, हम्म। लेकिन एजेंडे में है, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं है ना। अब हम्म। ईवीएम पर चुनाव होता, इनको पूरा विश्वास होता कि हम ईवीएम से आ जाएंगे, तो ये एकदम बिल्कुल लेटर एंड स्प्रिट में इनको लागू करते हैं। आपसे बता क्या है हम्म। कि उल्टी चलिए तो। उल्टी शुरू हो गई हम्म, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। है। शुरू है, नहीं शुरू है। आगे में आगे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में कहाँ स्टैंड कर रही है? हाँ। तो इसको क्या कहेंगे आप बताइए? भाई कहीं नहीं। स्टैंड कर रहे थे तो ना चल। अब आप सोचिए कि बिहार ऐसे जगह में जहां इन्होंने भले जोड़ तोड़ से सरकार बना ली हो, सबसे बड़ा दल राजद है, इनसे ज्यादा सीटें पाया है। जी जी जी। और अगर कांग्रेस ने के जो है नेताओं ने टिकट उकट में वितरण में गड़बड़ी नहीं की होती, टिकट बेचने पर भी आरोप है, मैक्सिमम उनके हार गए, उससे अच्छा थे वो लोग सीपीआई एमएल वगैरह के लोगों को, सीपीएम वगैरह को दे देते तो उसमें से कुछ सीटें निकाल लेते हो, इनकी सरकार बन जाती। जी जी जी। समझौता हो रहा था तो ज्यादा से ज्यादा सीट मांग रहे थे, और सीट लेकर के उन्होंने सीटों में इस तरह हेरा फेरी की कि प्लांटेड लोगों को टिकट दे दिया। राजद का वोट उनको मिला, वो हारने के लिए खड़े ही हुए थे, वो जिताने के लिए बीजेपी को खड़े हुए थे। ये भी एक चुनावी वारफेयर है कि अपने लोगों को दूसरे दल में प्लांट करके जो है चुनाव लड़वा दो। हारेंगे तो वोट काटेंगे, और अगर जीत गए तो जो है दल बदल की संभावना है। अगर दो चार पांच से मामला गड़बड़ है, 10 सीट से मामला गड़बड़ है, तो 15 तो विधायकों को 5 साल का पूरा हिसाब जोड़ करके सब कर दो। और फिर ये नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो फिर से चुनाव लड़ेंगे उपचुनाव, तो हमारे साथ आ जाएंगे तो चुनाव भी जीत जाते हैं, फिर मंत्री भी बनते हैं, पैसा अलग पाते हैं। तो दल बदल कानून का जो है वो क्या कहते हैं मतलब दुरुपयोग हो रहा है, आपसे बता रहे हैं। पहले था ना कि 1/3 देंगे इस्तीफा तभी होगा, हम इस्तीफा दिला देंगे उनको। आपकी सीट से अगर मान ली 15 सीट से आपका बहुमत है, हमने 20 सीट का इस्तीफा दिला दिया, तो आप तो 5 सीट माइनॉरिटी में आ न गए। वो 20 जो है वो जब दोबारा चुनाव होगा तो उसमें हो सकता है कि भाई जब दूसरे की सरकार बन जाएगी तो वो चुनाव उसमें से काफी जीत के चले आए, क्योंकि तब तो सरकारी मशीनरी भी उनके साथ होगी। जी। तो ये सब खेल चल रहे हैं। चलिए, तो शर्जील इमाम के माध्यम से आपने बहुत कुछ समझा दिया हमें।
रिश्ते जुडिशरी और राजनीति के बीच, विधायकों के खरीद फरोख्त, दल बदल, तमाम चीज आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाए। आते हैं अब जरा सा पंजाब की ओर। पंजाब में भी चुनाव है। देखिए, पंजाब में चुनाव है और अकाली दल में सुखबीर सिंह बादल के बाद मजीठिया ही सबसे प्रभावशाली नेता रहे हैं, क्योंकि वो सुखबीर सिंह बादल या बादल सरकार में काफी मजबूत मंत्री रहते थे। जी। इनके ऊपर 2012 में जो ड्रग का सब रैकेट वहां पकड़ा गया था, 6,000 करोड़ का रैकेट पकड़ा गया था, उसमें एक डीएसपी पकड़ा गया था, कई और लोग पकड़े गए थे। उन्होंने अपनी गवाही में कहा था, गवाही से फंसाते हैं ना, जी। गवाही में कहा था कि इसके किंग पिन जो है वो विक्रमजीत सिंह मजीठिया हैं, जो पैसा लेते हैं, जिनको 70 लाख दिया है, वो गाड़ी मुहैया कराते हैं, वो सेफ पैसेज मुहैया कराते हैं, और वो इसके जो है मतलब किंग पिन है। इसके बाद कांग्रेस ने जो है 2000 मतलब इनके ऊपर जो है फिर मुकदमा कायम हुआ। मुकदमा करें, वो ईडी ने इनको से पूछताछ की 2014 में विक्रमजीत सिंह मजीठिया से, लेकिन उसी समय कुछ दिन में सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद केंद्र में जो सरकार आई उसमें अकाली दल शामिल था, और आपके जो है पंजाब में अकाली दल की सरकारी थी। तो ये जो आपका मामला था 2012 से 2014 में पूछताछ हुई थी, उसके बाद लगातार लंबित था मामला, और साहब भी इसको परसू नहीं कर रहे थे। ये जब आपका जो पंजाब में जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन होने के बाद जो है वो क्या कहते हैं, सिद्धू अड़ गए कि जो है वो डीजी को हटाया जाए, और जब डीजी हटा के संभवतः जो है वो क्या कहते हैं आपके भट्टाचार्य या कोई बंगाली व्यक्ति हैं जो वहां के डीजी बने, तब जाकर के ये जो है आपके दिसंबर के तीसरे हफ्ते में मजीठिया साहब के खिलाफ मुकदमा दाखिल हुआ, मतलब मुकदमा दर्ज हुआ। और मुकदमा 2021 में, अब सोचिए 2012 से केस चल रहा है, 2013 में इनका नाम आया, 2014 में ईडी ने पूछताछ की, और क्या कहते हैं आपका 2021 में इनके खिलाफ मुकदमा जो है वो क्या कहते हैं कायम हुआ। कायम होने के बाद ये अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड होने के बाद जब इनको हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत जो है, अग्रिम जमानत अंतरिम मिल गई, तब ये अपीयर हो गए। तो फिर उनको कोर्ट ने कहा कि आप जो है वो क्या कहते हैं इसमें सहयोग कीजिए, इंक्वायरी में, जांच में, और कहा कि इस डेट को आप हाजिर होइए। तो इस डेट को हाजिर हुए, लेकिन जो आमतौर पर जांच एजेंसियों की बोली भाषा होती है कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये इन्होंने कोर्ट में प्ली लिया अभी, क्योंकि फाइनल नहीं आया था इनकी जो है नियम, मतलब फाइनली इनको अंतरिम जमानत, वो मतलब ये क्या कहते हैं अग्रिम जमानत नहीं मिली थी, अंतरिम मिली थी। तो जब फाइनल सुनवाई हुई तो कोर्ट ये कहा, और दूसरी बात इधर हाई कोर्ट का ये कह के जबरदस्त आलोचना अटक से कटक और हिमालय से कन्याकुमारी तक हुआ लीगल सर्किल में। ये हुआ कि आप 2 ग्राम 4 ग्राम पर सिनेमा के जो हीरो हीरोइन, सुशांत सिंह केस में उसकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती, उसके जो है तमाम साथी, उसके नौकर, सबको बुक कर रहे हैं। बिना 1 ग्राम भी ड्रग बरामद हुए शाहरुख खान के लड़के को आपने इस एंटीसिपेशन में पकड़ लिया कि ये जो है सप्लाई का किंग पिन है। ना आप उससे जो है कोई कबुलवा पाए सप्लाई का, ना कोई चैन पकड़ पाए, ना आपने उसके आधार पर कहीं छापा मार के 2-4 बोरा ड्रग पकड़ा, 2-4 ग्राम भी नहीं पकड़ा, और आपने उसको जो है महीनों जेल में रखा, सिर्फ इसमें कि साहब ये जो है वहां ड्रग का जो है वो लेने आया था, तो पैसा लेके आया था, तो वगैरह वगैरह। ये उसी तरह है जैसे कि पुलिस क्या करती है ना, कि जब कुछ अपराधियों को पकड़ करके जेल में भेजती है, छोटे छोटे अपराध करते हैं, तो उसमें कुछ सजा नहीं होती, छूट जाते, तो उनको वो 412 धारा एक है जो चोरी का माल बरामद होने वाला, 411 412, कि आपके पास जो है डकैती की योजना बनाते हुए, चोरी का माल बरामद होते हुए, कोई माल बरामद हुआ आपको दिखा दिया, या 411 कि डकैती की योजना बनाते हुए बगीचे में बैठ के 5 आदमी डकैती की योजना बना रहे थे, 5 आदमी को शामिल कर दिया और 2 भाग गए, मतलब 7 लोग थे, ताकि डकैती का मामला जो है उसमें है ना कि 5 से कम नहीं होना चाहिए, तो 5 वो हो गए और 2 भाग गए। 5 पकड़ लिया, 3 आदमियों को पकड़ लिया, 4 भाग गए। आपने चारों तरफ से घेरा तो 4 भागे किधर से भाई साहब? जैसे आप मुठभेड़ में आमतौर पर देखते होंगे कि 2 आदमी मुठभेड़ में मारे गए, 2 आदमी अंधेरे का लाभ उठा के भाग गए, तो क्या उनसे 2 किलोमीटर आगे चल रहे थे क्या?
पकड़ेंगे चंडीगढ़ से और दिखाएंगे कि इलाहाबाद में नैनी वाले पुल के किनारे जो है ये लोग बैठ के योजना बना रहे थे, तो पुलिस ने जो है को सूचना मिलने पर मुखबिर के जाके वहां पकड़ लिया। पकड़े हैं ये चंडीगढ़ से, लेकिन चंडीगढ़ में अगर ये अपनी पकड़ दिखाएंगे तो इनको वहां की अदालत से ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ेगा। ट्रांजिट रिमांड लेंगे तो लेंगे तो वहां मेडिकल होके इनको रिमांड मिलेगा। ये इलाहाबाद में आने के बाद या प्रयागराज में आने के बाद उनको पहले जो है थाने में दाखिल करने के पहले फिर मेडिकल कराना पड़ेगा अदालत में के पहले। मतलब वो जो इनके पास फालतू समय रहता है 2 दिन 4 दिन 6 दिन उसको जो है फंसा के रखे रहते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसके पैर में गोली मारनी है या इसको हाजिर करना है, या कोई ऐसा तो नहीं कि किसी हैवी वेट का आदमी हो उधर से फोन आता हो। उस सब के लिए ये जो है ये इस तरह का जो है लूप होल्स का ये फायदा उठाते हैं। तो मजीठिया केस में अभी है क्या मामला? अभी जमानत पे ही है? केस में तो 6,000 करोड़ का मामला है, समझिए बहुत लंबा। और उन लोगों की जो है वो जो मतलब वो है गवाहियां स्वीकार हो, तो जिसके आधार पर आप चिदम्बरम, अच्छा चिदम्बरम पर क्या मिला है? चिदम्बरम का टोटल मामला वो जो आपके क्या कहते हैं वो जो छत्तीसगढ़ वो अदालत में उसमें बंद है ना सीना बोरा के आत्मकथ्य से ही तो जो है वो चिदम्बरम के खिलाफ चल रहा है कि इन्होंने आईएनएक्स मीडिया में जो है पैसा लिया। उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो आज तक जो है इनकी एजेंसियों को नहीं मिला। कहने के आधार पर मुकदमा चल रहा है, कहने के आधार पर ईडी ने छापा मार दिया, कहने के आधार पर पहले सीबीआई ने उनको हिरासत में लिया, फिर उसके बाद जो है जब सीबीआई से छूटे तो ईडी ने हिरासत में लिया, और आज तक उनके खिलाफ ये सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे। हमेशा कहते हैं सिंगापुर से आने वाला है, यहाँ से आने वाला है, अदालत से आए दिन झाड़ पड़ती है कि आपका कहाँ से कब आने वाला है, फिर जमानत पर उनको छोड़ दिया। लेकिन ये किसी के कहने से ही वो किसी के बयान के आधार पर ही उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, उनके पास से कुछ नहीं मिला, इनको कोई सबूत नहीं मिला। तो यहाँ जो किसी के कहने के आधार पर कोई कहे, कोई मान लीजिए कि जासूस पकड़ा जाए और कहे कि रतन लाल जी जो है वो हमको जो है वो फाइनेंस मुहैया कराते हैं, तो रतन लाल जी तो बुक हो गए। अब उसके बाद जब तक छुड़ाएंगे फुकाएंगे कि नहीं 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 नहीं, तब तक वालेकुम सलाम टाइप का कोई आपके मोबाइल में उन्होंने जो है मैसेज देख लिया, समझे आप, पेगास सही है तो देख लिया, तो वो हो जाएगा कि साहब आपने जो है वालेकुम सलाम जो है वो क्या कहते हैं आतंकी आका को किया था वालेकुम सलाम का मतलब सब ठीक हो गया। जो वहां जिलानी साहब को पकड़ा था, प्रोफेसर जिलानी को, इसी तरह का मामला, इसी तरह फोन पे बातें हो गया। अब हो गया को आपने लाल किला के विस्फोट से जोड़ लिया, हो गया। आप बताइए। जी 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 भाई हो गया शब्द आपने कहा, उन्होंने कहा कि लाल किला के विस्फोट जो है जब हुआ तो उन्होंने कहा हो गया। मैं क्षत्रिय हूं तो मेरे नाते रिश्तेदार क्षत्रिय रहेंगे ना। भाई हो सकता है कि अब नई पीढ़ी में दूसरा सब शादी होने लगा, लेकिन जो पुराने नातेदार रिश्तेदार मामा नाना ससुराल सब तो क्षत्रिय परिवार में होगी ना, जो ट्रेडिशनल चला। तो अब आप ये हम उससे कैसे बच सकते हैं? कोई भी मुस्लिम जो मुस्लिम है या कश्मीरी है तो उसका शादी ब्याह ये वो कहीं ना कहीं कश्मीर में ही होगा ना। तो मामा चाचा के नाना के मौसी के बहन का लड़का है, ये रिश्तेदार है, पकड़ो साले। सबूत तो आप झड़ाई बुगाई कि हाँ हम नहीं है, हम नहीं है, हम नहीं है, आप करते रहिए। या तो आप में इतना लड़ने का मादा हो, आप में इतना जो है ताकत हो, तो आप कहिए, आप साबित करिए कि हाँ हम नहीं है। आखिर जिलानी साहब को इनको छोड़ना पड़ा कि नहीं छोड़ना पड़ा? क्या उनको पूरा मतलब पॉलिटिक्स और राजनीति और न्यायालय और एजेंसीज का घालमेल है। आप खुद सोचिए कि 2 ग्राम 4 ग्राम और 6,000 करोड़ का ड्रग, कितना अंतर है आप ये बताइए हमको। जी 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 2-4 ग्राम में तो आप बुक कर दे रहे हैं, कई कई महीने लोग जेल में रह रहे हैं, और एनडीपीएस एक्ट में जमानत होने का प्रावधान नहीं है, जिसका दुरुपयोग जो है आप पहले पुलिस भी करती थी, बाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने डायजापाम को हटा दिया। नहीं तो पहले जो है कोई भी अपराधी पकड़ा जाता था तो ये तुरंत उसमें डायजापाम भी दिखा देते थे बरामद, ताकि एनडीपीएस एक्ट की एक धारा लग जाएगी डायजापाम के नाम पर, तो अगले की जमानत नहीं होगी। 6 महीना तो आपसे बता रहे, आप अक्षम हैं, आप क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्राइम कंट्रोल करने का ये तरीका है कि आप मुठभेड़ में लोगों को मार दीजिए,
क्राइम कंट्रोल करने का ये तरीका, ये रूल ऑफ लॉ है कि आप जबरदस्ती एनडीपीएस की एक पुड़िया दिखा दीजिए और उस पुड़िया का भी टेस्ट नहीं होता कि वो वास्तव में ड्रग है या खड़िया है, ये नहीं होता। अच्छा, एनडीपीएस एक्ट में आप डाइजापाम को ही लीजिए, डाइजापाम दवा की कंपनी में बनता है। हर डाइजापाम का जो स्ट्रिप है उसके पीछे बैच नंबर, कंपनी का नाम, कब बना, कब एक्सपायरी, सब टोटल लिखा होता है। आप अगर उसके बैच नंबर से पता लगाएं तो पता चलेगा कि इस दुकान से ये खरीदा गया है, इस होलसेलर ने इस दुकान वाले को बेचा है और इस कंपनी से इनके पास इस डेट को आया है। तो आपने किस प्रिस्क्रिप्शन पर, जब प्रिस्क्रिप्शन पर वो दवा बिकने के लिए है, खांसी की दवा जो है, जो आप सिरप पीते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पर है, क्योंकि उसको इन्होंने नशा मान लिया है। तो किस प्रिस्क्रिप्शन पर आपने उस खांसी की दवा या डाइजापाम को खरीदा? तो प्रिस्क्रिप्शन अगर नहीं था तो दवाई की दुकान से आपको कैसे मिला? तो क्यों ना माना जाए कि दरोगा जी ने सस्ता है इसलिए खरीद के जो है 3,000 गोली दिखा दी, क्योंकि बहुत ही चीप है डाइजापाम। लेकिन वो ठीक। 2,000 गोली, 500 गोली किसी कंपनी में बनी हुई ना, किसी आपके क्या कहते हैं उसके ऊपर जो नंबर, बैच नंबर सब पड़ा हुआ कंपनी का, तुरंत ट्रेस हो जाएगा कि किसने बेचा, कहां से बेचा। तो कौन सी रसीद पर बेचा भैया? वो रसीद आज तक किसी कोर्ट में नहीं दाखिल हुई है। ये डाइजापाम में पकड़ते थे पुलिस वाले तो आप समझिए दिखा देते थे कि आपके पास जो है 5 डिब्बा जो है, बड़ा बड़ा डिब्बा जो है वो क्या कहते हैं डाइजापाम का बरामद हुआ और आप दारागंज में, इलाहाबाद, प्रयागराज में गंगा के किनारे जो है किसी को डिलीवरी देने के लिए घूम रहे थे। तो भैया उतना बड़ा बड़ा 500 कंटेनर जो आप से बरामद हुआ, 5,000 गोली वाला, वो आपने कैसे रखा हुआ था? मैंने किसी वैन में रखा था, आपने हाथ में रखा था, आपके शरीर के अलावा केवल वही बरामद है, बाकी कोई चीज नहीं, तो कैसे बरामद हुआ? इस पर आज तक कोई सवाल ही नहीं उठता। जी जी, नहीं ठीक है सर। तो मजीठिया बेल पे है और शर्जिल इमाम को बेल नहीं? नहीं नहीं, बेल उनकी अंतरिम, जो उनकी नियमित बेल, जो अंतरिम जमानत की, वो अग्रिम जमानत की बेल थी, वो हाँ, कोर्ट ने कर दिया, तो जो अंतरिम रिलीफ दी थी वो भी खारिज हो गई है। अब तो ये गिरफ्तार सुप्रीम जाके अगर स्टे नहीं होता तो इनको जो है पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। ओके ओके ओके। जी, अभी इनकी गिरफ्तारी का रास्ता फिलहाल प्रशस्त हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब अगर मामला जाएगा जी तब जो है वो वहां से अगर स्टे होगा तो इनकी गिरफ्तारी बचेगी, वरना इनको गिरफ्तार हो या अंडरग्राउंड हो, कहीं गायब हो जाए। ठीक है सर। जी, चलिए, बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। चुनाव के मौसम में जो है थोड़ा ये जानकारी भी होना जरूरी है। शुक्रिया सर। और ये थे जेपी सिंह साहब, बेबाक मजीठिया का मामला आप भूल भी गए होंगे, लेकिन आज सुन के पूरा एकदम रिफ्रेश, मैं भी भूल गया था उससे, पूरा रिफ्रेश ताजा हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए और बेबाक जेपी सिंह साहब की बातों को दूर दूर तक, घर घर तक पहुंचाइए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। अम्बेडकर नामा। आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सर।